नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और हमारे खास कार्यक्रम सुनो सरकार में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस विषय पर हम हैं, मिनिमम बैंक बैलेंस कटौती। देखिए, मिनिमम बैंक बैलेंस कितना आपके खाते में होना चाहिए और उस पर जो कटौतियां की जाती हैं अलग अलग प्रकार से, वो कितनी सही हैं। और अभी जिन चीज़ों को और ज़्यादा कंटिन्यू किया है बैंक्स ने, या बढ़ाया गया है, या कटौतियां यदि बढ़ी हैं, तो कितना ये सही है और कितना प्रभाव पड़ता है आम ग्राहक के लिए, हम इस पर बात करेंगे। और उससे पहले ये प्रोग्राम हमारा जो है वो आप सभी लोगों के लिए है। यदि आपके कोई सुझाव हो या आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है या इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, तो आप हमें कॉल करके अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके यदि सुझाव हैं तो वो आप निश्चित तौर पर पहुंचा सकते हैं, क्योंकि देखिए, इन तमाम चीज़ों के लिए जो गाइडलाइंस तय होती है वो आरबीआई की होती हैं और उसके अकॉर्डिंग सारी जो रेट्स होते हैं वो तय होते हैं। तो आम व्यक्ति को कितना फायदा होगा, आम व्यक्ति को कितना नुकसान है, और ये मिनिमम बैंक बैलेंस कटौती जो है ये कितनी उचित है, हम इस पर आज बात करेंगे। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड और मेरे सहयोगी जीएस भारती जी भी हैं। भारती जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। जिस तरीके से आज हमारा विषय है मिनिमम बैंक बैलेंस में कटौती, क्या लगता है ये बैंक जो इस तरह की चीज़ें कर रहा है वो सिर्फ अपने फायदे के लिए या फिर वो गाइडलाइंस है उन्हें करना? देखिए, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि हर बैंक की एक पॉलिसी होती है कि आपको इतना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है। अब यदि आप कर सकते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग अपना खाता खुलवाएंगे, लेकिन बाई चांस यदि कभी कोई चीज़ अमाउंट यदि कम होता है तो फटाक से वहाँ से कटौती भी आ जाती है। तो ये तमाम चीज़ें मतलब क्या वाकई में एक प्रॉफिट जाता है बैंक को इस वजह से है, या इसके पीछे कुछ और वजह हम मान सकते हैं? देखिए राकेश जी, यदि हम बात करते हैं बैंकों की कि अनावश्यक या जो मिनिमम बैलेंस नहीं हो पाने के कारण जो भी खाता धारक है उसके खाते से चार्जेस कट जाते हैं। तो देखिए राकेश जी, यहाँ पे सिंपल सी एक बात है कि जो गरीब व्यक्ति होता है या जिसका बैलेंस बैंक के अकाउंट में कम हो पाता है, उन्हीं के खाते से ये पेमेंट के डिडक्शन होता है। यदि हम बात करें अन्य लोगों की या पूंजीपति लोगों की या उद्योगपति लोगों की, तो उनके खाते से इस तरह के अमाउंट का डिडक्शन नहीं होता है। और जो भी आरबीआई ने यदि ये गाइडलाइन बनाई है, तो हम बात करें, क्योंकि कोरोना काल के समय में लोगों को आर्थिक तंगी के कारण कई तरह की समस्याओं का सामना करना भी पड़ा है। और कहीं ना कहीं बच्चों की स्कूल शिक्षा के लिए यदि बात करते हैं, या फिर कई ऐसे भी लोग रहे जिनकी वाहनों की किस्त जा रही थी या फिर मकानों की किस्त जा रही थी, कई तरीके से लोगों के ऊपर कोरोना काल के समय आर्थिक संकट का बोझ झेलना पड़ा। अब दूसरी मार यदि हम आरबीआई की तरफ से करें, यदि बैंक के अकाउंट में जो भी क्राइटेरिया उन्होंने बना के रखा है उससे यदि बैलेंस कम हो जाता है तो भी एक डिडक्शन हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं यदि हम बात करें तो जो गरीब व्यक्ति होता है जिसके अकाउंट से जो भी मिनिमम बैलेंस की वजह से खाते से पैसा कटता है, तो उसके लिए तो राकेश जी वो पैसा का जो अमाउंट छोटा सा होता है, लेकिन उसके लिए काफ़ी होता है। यदि हम आरबीआई की बात करें, जो भी बैंकों की यदि हम बात करते हैं, तो बैंकों के पास इस तरह की कटौती से काफ़ी पैसा एकत्रित हो जाता है। और जब एकत्रित होता है तो कहीं ना कहीं जो बैंक पहले एक घाटे की तरफ जा रही थी, तो अब वो बैंकों के पास काफ़ी पैसा भी इस तरह से एकत्रित हुआ। और बैंक राकेश जी कई तरीके के जो चार्जेस होती हैं वो ग्राहकों से ही वसूल करती है। जैसे कि ये चेक बाउंस जो हो जाता है ग्राहक का, तो उसमें भी बाउंसर्स के चार्जेस लगा देती है, चेक बाउंस का। इसके अलावा यदि हम एटीएम की बात करें तो सालाना उसके भी चार्जेस लगा देती है। यदि हम बात करते हैं जो भी हमारे पास एसएमएस आते हैं हमारे बैंक के अकाउंट से, जो भी डिडक्शन होता है या पेमेंट क्रेडिट होता है, तो उसके भी चार्जेस बैंक ग्राहकों से वसूल करती है। तो इस तरह के जो भी ग्राहकों के ओवरऑल यदि हम बात करते हैं, तो ये सीधा ग्राहकों के अकाउंट से ही पैसा जाता है और बैंकों को काफ़ी इससे फ़ायदा होता है। तो मुझे ये लगता है कि आरबीआई ने जो भी गाइडलाइन बनाई है, तो इससे कहीं ना कहीं जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो निर्धन वर्ग के लोग हैं, जिनके खाते से मिनिमम बैलेंस की वजह से अकाउंट में से पैसा डिडक्ट होता है, तो इस पर चिंता या एक बार फिर विचार भी करना आवश्यक हो। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे भारती जी, आपने ये बात तो बिल्कुल ठीक बोली कि गरीबों के साथ बड़ा दिक्कत है, और इसलिए भी है क्योंकि जो बीपीएल परिवार वाले हैं, जो जिनके ज़ीरो से खाते खुले हैं
और उनके साथ ये तमाम चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलकर यदि उन पर भी ये तमाम चीज़ें थोपी जाएँ या कर दी जाएँ, तो निश्चित तौर पर उनको परेशानी जाएगी। लेकिन अब उनके पास ऑप्शन क्या है? ये भी हमारा एक चर्चा का विषय है कि अब वो लोग क्या कर सकते हैं? या तो वो उतना पैसा रखें, और देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, जो गरीब तबका है, मुझे लगता है वो इतना ज़्यादा मेंटेन भी नहीं कर पाता है। उनकी ज़रूरतें अलग हैं, उनका काम अलग होता है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं देखिए जो शायद रोज़ का कमाते हैं, रोज़ का खाते हैं, तो वो इतना अकाउंट भी अपना मेंटेन नहीं रखते हैं। वो एक अलग चीज़ उनके साथ होती है, तो फिर उन लोगों के लिए अब बहुत परेशानी है। तो मुझे लगता है उनके लिए या तो गाइडलाइंस अलग करें या उनको उस चीज़ में रियायत दी जाए। बिल्कुल राखी, जैसे कि बैंक में जो अकाउंट होल्डर जो होता है, खाता धारक जो होता है, तो कहीं ना कहीं वो पैसा जो है वो कई सरकारी जो योजनाएं होती है, स्कीमें होती है, उसका पैसा भी आता है। जैसे यदि हम बात करते हैं सरकार की एक योजना है वृद्धा जो पेंशन मिलती है, एक वो होती है, एक विधवा पेंशन भी मिलती है, तो इनको जो अमाउंट होता है बहुत कम मिलता है। अब यदि उसमें यदि ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो 1000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखना एक आवश्यक रूप से मिनिमम क्राइटेरिया रखा। इसका भी 3 तरह के SBI ने क्राइटेरिया रखे हुए हैं कि यदि जो शहरी क्षेत्र है उसमें 3000 रुपये का, और यदि अर्ध शहरी है तो 2000 रुपये, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1000 रुपये। तो ये 2018 में इस तरह की एक गाइडलाइन जो है वो जारी की थी। लेकिन यदि जिस व्यक्ति को 250-300 रुपये की यदि शासन की तरफ से कुछ लाभ मिलता है योजनाओं का, अब वो 1000, 2000 या फिर 3000 रुपये कैसे उसमें मेंटेनेंस रख पाएगा? यदि नहीं रख पाता है तो कहीं ना कहीं फिर उसके खाते से डिडक्शन होता है। अब ये राखी जी, आम जन को ये नहीं पता होता है कि उसका पैसा जो है कितना डिडक्ट होगा या क्या क्राइटेरिया है। वो तो सिर्फ बैंक जो सरकारी योजनाएं जो होती है वो बैंक के माध्यम से पैसा एक्चुअल मिलता है। तो जो निर्धन व्यक्ति होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो बैंक में अकाउंट इसलिए खुलवाते हैं, खाता इसलिए खुलवाते हैं ताकि शासकीय जो योजना है उसका लाभ वो ले सके। लेकिन कहीं ना कहीं बैंकों के माध्यम से इस तरह की जो कटौती होती है, तो उससे जो निर्धन व्यक्ति होते हैं, जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं, उनको काफ़ी इससे परेशानी हो जाती है राखी जी। बिल्कुल। देखिए यदि आपके साथ भी ये तमाम चीज़ें हो रही हैं या पहले ये चीज़ें नहीं थी और अचानक से इन चीज़ों में बदलाव हुआ है, तो आप पर कितना प्रभाव इसका पड़ा है? आपके जो अमाउंट्स हैं उनमें यदि कटौती होती है या रिडक्शन होता है, उससे कितना प्रभाव पड़ा है? ये कितना उचित है? क्या ऐसा होना चाहिए? यदि नहीं है तो मिनिमम कितना होना चाहिए कि आम व्यक्ति भी उससे प्रभावित ना हो? क्योंकि किसी भी वजह से यदि खाते से पैसे आपके डिडक्ट होते हैं और इन तमाम चीज़ों को लेकर यदि होते हैं, तो निश्चित तौर पर परेशानी होती है, क्योंकि डिडक्शन जो पैसे का होता है तो वो किसी भी वजह से हो, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों को डिसबैलेंस करता है। तो यदि आप लोगों को भी लगता है कि कुछ गलत है या कुछ चेंजेस होना चाहिए, तो आप भी अपने सुझाव हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए दे सकते हैं। आपके सुझाव देखिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जिम्मेदारों से जब बात की जाती है, जब सवाल किए जाते हैं, तो कई बार बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और आम जनता, मैं हमेशा इस खास प्रोग्राम में कहती हूँ कि जनता की आवाज़ में बहुत ताकत है, उनके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उनको सुना और समझा जाता है। वो विचार, वो चीज़ें आप हम तक पहुँचाते हैं और हम जिम्मेदारों तक पहुँचाते हैं कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों में और कितना बदलाव हो सकता है। तो आप अपनी राय हमें ज़रूर भेजिए। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी भारती जी एक यहाँ पर ये भी है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना, मुझे लगता है जिन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी है या जो लोग उतना बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उसमें भी कोई दिक्कत आ जाती है, नहीं हो पाता, लेकिन यदि उसमें से कुछ पैसे कट गए हैं, शायद उनको इतना फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन वही बात है कि जिन लोगों का बैलेंस बिल्कुल बराबर से चल रहा है और उनको सारी चीज़ें अपनी मेंटेन करके चलानी है, तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको बहुत दिक्कत आती है कि कैसे करना है। हम छोटी छोटी चीज़ों को यदि जैसे मान लीजिए चेक बाउंस हो गया, अब हो सकता है कई बार हमने ये चीज़ें भी देखी हैं कि किसी की किस्त जानी है, किसी का चेक लगना है, कुछ टाइम के हिसाब से भी स्लॉट होता है। यदि उस डेट का है, टाइम यदि पहले हो गया, पहले क्लियर हो गया या बाउंस हो गया, आपका पैसा कट जाएगा, भले ही आप बाद में उसमें पैसे डालिए, लेकिन वो डिडक्शन जो हो गया फिर वो आपको कैसे वापस, वो आपको मिलना नहीं है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को बहुत परेशानी है। आप एटीएम चार्जेस देख लिए, वो आपको देने ही हैं। ये चीज़ बहुत हमें समझनी पड़ेगी कि एक तो हम आपके यदि खाता धारक हैं, हमने खाता खोला है, हम मिनिमम बैलेंस भी अपना मेंटेन करते हैं, उसके बाद भी कितने सारे एक्स्ट्रा चार्जेस हैं जो उस खाता धारक के अकाउंट से आप काट रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट है बैंक का कि वो चीजें कहाँ जा रही हैं। बिल्कुल राखी जी, क्योंकि जिस तरह से बैंकों के जो हिडन चार्जेस रहते हैं वो आम जो ग्राहक होते हैं, आम नागरिक होते हैं, उनको इसकी जानकारी नहीं होती है, क्योंकि खाता धारक या फिर जो ग्राहक होता है वो बैंक से अकाउंट जब ओपन कराता है उस समय भी ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो शायद या तो उसको जानने की आवश्यकता नहीं होती है, और या फिर जो बैंकर्स होते हैं तो वो भी सारी जानकारी है उसको नहीं बताते हैं। लेकिन जब डिडक्शन खातों से होता है, अकाउंट से होता है खाता धारक का, तब उसके समझ में आता है। कई बार तो राकेश जी ऐसा भी हुआ है कि किसी खाते धारक का यदि ईएमआई जाना है टाइम से, और ईएमआई में यदि जो भी उसका ईएमआई जाता है यदि उसमें से 10-20 रुपये भी डिडक्शन हो जाते हैं तो शायद जो चेक लगा होता है वो बाउंस हो जाता है कई बार, तो भी उसको फिर जो चेक बाउंसेस के चार्जेस होते हैं वो भी एक्स्ट्रा जाता है, और जो बैंक ने अपना मिनिमम बैलेंस की वजह से डिडक्शन किया है वो भी ग्राहक की जेब से ही जाता है। तो ओवरऑल इसमें परेशानी जो होती है आर्थिक रूप से वो ग्राहकों को ही होती है। तो इस तरह की जब परेशानियां होती है तो राकेश जी कई बार ये भी देखा गया है कि जो बैंक होती हैं, कई जो बैंक होती है वो जीरो बैलेंस से भी अकाउंट खोलती हैं। अब बात ये आती है कि जब कई बैंक जो जीरो बैलेंस से अकाउंट खोल देती हैं तो सभी ये इस तरह के नियम को फॉलो क्यों नहीं कर पाती हैं? क्योंकि नियम जब बनते हैं तो मुझे लगता है कि एक जो आम जन है, एक जो गरीब व्यक्ति होता है, तो उसके मद्देनजर रखते हुए भी कुछ ना कुछ जो भी आरबीआई गाइडलाइन बनाता है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन यदि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मिनिमम जो बैंक बैलेंस होता है उसकी वजह से बैंक से डिडक्शन हो जाता है, तो ये जो एक निर्धन वर्ग की यदि हम बात करते हैं, गरीब वर्ग की यदि हम बात करते हैं, जो कि पाई पाई जिसको बोलते हैं इकट्ठा करता है, तो उन लोगों को जब बैंक से डिडक्शन होता है तो कहीं ना कहीं आर्थिक जो कमजोरी है उनको ज़्यादा इस चीज़ का एहसास भी होता है। और आखिर जी दूसरा ये है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अकाउंट्स भी खोले गए थे, उसमें कुछ ट्रांजैक्शन का लिमिटेशन भी रखा गया था कि इससे अधिक आप ट्रांजैक्शन नहीं करोगे, यदि करते हो तो शायद शासकीय योजना जो है या स्कीम जो है तो उससे आप अपात्र हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है यदि घर में पैसा रखता है तो भी उसका पैसा सिक्योर नहीं है, यदि बैंकों में रखता है तो भी वहाँ पे सिक्योर नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिडक्शन उसी का होता है, जो ग्राहक होता है उसी की जेब से सारा पैसा जाता है। तो राकेश जी जब इस तरह का डिडक्शन होता है तो इसमें मुझे लगता है कि आरबीआई की जो गाइडलाइन बनी है तो इसमें भी कुछ संशोधन करना आवश्यक है। बिल्कुल, और देखिए ज़रूरी भी है, क्योंकि हम फिर वही बात बोलेंगे कि ग्राहक ग्राहक होता है। अब उसमें हर तबके के देखिए ग्राहक होते हैं, और मुझे लगता है कि ठीक है यदि जिनका बैंक बैलेंस अच्छा है या जो मेंटेन करते आ रहे हैं उन्हें छोटे मोटे अमाउंट से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आम व्यक्ति है या गरीब तबके का कोई यदि व्यक्ति है वो उतना ही रख रहा है, और यदि उसमें से भी आप डिडक्शन कर देंगे तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो वाकई में बहुत गंभीर ये एक बात है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी गाइडलाइंस होनी चाहिए जिसके बाद ये तमाम चीज़ें ना हो। और जो सब्जेक्ट पे आज हम हैं कि मिनिमम बैंक बैलेंस में कटौती, तो अब उसमें भी आप कटौती करेंगे, ये एक नई चीज़ देखिए मुझे लगता है कोई भी इससे सहमत नहीं होगा, क्योंकि अमाउंट उतना रखते हैं और नियम के मुताबिक चले तो यदि उतना आप अमाउंट रख रहे हो तो कोई पैसे नहीं कट सकते, लेकिन थोड़ा भी उसमें से कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो आपके पैसे काट ले जाएंगे। अब वो आपको तय, आपकी गाइडलाइंस के हिसाब से यदि उसका जितना भी % आपको काटना होगा आप काटेंगे, तो आप सोचिए उस ग्राहक को कितना नुकसान है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर कटौती कम से कम ना करें, आप साल भर के जो चार्जेस लेते हैं। भारती जी एक चीज़ और है, हमने ये भी देखा है कि बिल्कुल ठीक है बैंक क्योंकि फैसिलिटी हमको देता है, बहुत सारे चीज़ों को, बहुत सारे अमाउंट्स को हमारा सुरक्षित और सेफ रखता है, मानते हैं हम इस चीज़ को, लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि जो लोग बहुत अच्छा बैंक बैलेंस मेंटेन करते हैं उनकी भी एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ऊपर कई बार यदि अमाउंट हो जाता है तो उसमें भी खटाक से एक उनका वो चार्जेस वो काट लेते हैं। तो या तो आप उसमें अपना रिटर्न का वो लगाइए या आप हर बार जाके वो फिल करिए। तो मुझे लगता है ये भी एक चीज़ है कि यदि कोई नहीं कर पाया या किसी ने, देखिए ज़रूरी नहीं है कि सबके पास कैसे अमाउंट आ रहा है, सब थोड़ा थोड़ा करके भी जोड़ते हैं, किसी का सोर्स ऑफ इनकम ही अच्छा होता है।
तो वहां से भी उनको मतलब आप अपने ही पैसे को मेहनत से कमाकर जमा कर रहे हैं और उसमें से ही पता चलिए 10% भी चला गया। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, मान लीजिए 1 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट है, आपने 10% भी उसके यदि काट लिए, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होगा उस वक्त का, तो यदि आपने 10% भी उसका काट दिया तो 10,000 तो आपके यही चले गए, आप कम में जाएंगे। तो भी आप सोचिए कि किसी के 5, 7, 10,000 रुपए कट जाना सिर्फ नियम के मुताबिक, तो मुझे लगता है थोड़ा सा विचारणीय विषय है, इस पर सोचना चाहिए। देखिए राकेश जी, एक्चुअल जो बैंक हैं उसमें अभी जैसे आपने बताया कि कहीं ना कहीं जो बैंक है ग्राहकों का पैसा अपने पास रखता है तो सेफ एंड सिक्योर रहता है। मुझे नहीं लगता कि आज के समय में जो खाता धारक है उसका पैसा बैंकों में सेफ और सुरक्षित है, क्योंकि कई बार हमने देखा है और कई अखबारों में भी हमने पढ़ा है कि ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी हो जाती है। तो कई बार तो ऐसा भी रहा कि जो ग्राहक हैं वो OTP देते हैं तो जो जालसाज होते हैं उनके अकाउंट से पैसा डिडक्ट कर लेते हैं या फिर किसी भी तरीके से खर्च कर लेते हैं। लेकिन अभी एक मामला ऐसा भी राकेश जी सामने आया था कि ग्राहक को पता ही नहीं था और उसका जो अकाउंट से जो पैसा था वो डिडक्ट होता चला गया। उसको बाद में जब मैसेज आया तब उसने देखा, फिर उसने उसकी कंप्लेंट की। लेकिन ऐसी स्थिति में बैंक की कोई जवाबदारी इसमें नहीं रहती है कि ग्राहक का पैसा चला गया तो इसमें ग्राहक को पैसा बैंक देगी। तो इस तरह का पैसा यदि ग्राहक का डिडक्ट होता है तो फिर इसमें बैंक की जिम्मेदारी भी होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो पैसा होता है वो बैंक के पास होता है। और यदि जो जालसाज हैं पैसा ग्राहकों से निकालने के लिए या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में खाते से निकालने के लिए, कई तरह के जो जालसाज हैं वो जाल इसी तरह का गुण बनाते हैं जिससे कि ग्राहक का पैसा वो निकाल सके। लेकिन इसमें फिर बैंक के पास यदि बैंक ग्राहक जाता है तो सीधी तरीके से मना कर देता है कि इसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो फिर क्राइम ब्रांच के पास जाइए या फिर तो। लेकिन कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति का पैसा बैंक के माध्यम से डिडक्ट हो जाता है उसके बगैर मर्जी के, तो उसमें ग्राहक की क्या गलती है? ग्राहक का तो पैसा चला गया, ओवरऑल उसमें ग्राहक को ही परेशान होना। लेकिन बैंक जो है, बैंक तो अपने इतने अदर चार्जेस लगा देती है ग्राहक के ऊपर कि वो भी उसको देना होता है। तो राकेश जी ऐसे में जो ग्राहक होता है उसका पैसा बैंक में कहाँ सेफ है? बिल्कुल। और घर में यदि रखते हैं तो घर में चोरी का भी भय रहता है। बिल्कुल। तो जो भी खाता धारक होता है या जो ग्राहक होता है उसका पैसा कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। या तो फिर बैंक को इस तरह की कोई गारंटी लेनी चाहिए, कुछ गारंटी होनी चाहिए कि यदि ग्राहक का पैसा उसके बैंक से किसी भी तरह से जालसाज डिडक्ट करता है तो उसका कुछ इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि ग्राहक जो है वो सीधे तरीके से ग्राहक को इसकी आर्थिक जो क्षति होती है वो ना हो। बिल्कुल। तो देखिए बात वही है कि यदि इस तरीके से कोई कटौती है या चीज़ें हो रही हैं, यदि अब वाकई में ये कहना गलत नहीं होगा कि थोड़ी सी असुरक्षा यदि है तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। और आजकल तो देखिए केसेस इतने हुए हैं कि इंटरनेट बैंकिंग में आप देख लीजिए, क्राइम इतना ज़्यादा बड़ा है कि आप इधर से उधर पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बैंक के थ्रू भी कर रहे हैं, तो भी कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि पता चला किसी के पैसे अटक गए, वो वापस नहीं आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें भारती जी हमने और आपने ये देखी और सुनी हैं, तो ये चीज़ें वाकई में बहुत बढ़ गई हैं। और ऐसे में सिर्फ नुकसान यदि किसी का है तो उस ग्राहक का ही होता है, क्योंकि या तो उसका पैसा टाइम से उसको वापस नहीं मिलेगा, या फिर उसमें कुछ डिडक्शन हो जाएगा, या फिर उसके कुछ एक्स्ट्रा चार्ज हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं से पिस रहा है तो वो व्यक्ति पिस रहा है। तो इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि RBI की जो गाइडलाइंस हैं उनको बहुत गंभीरता से इन तमाम चीज़ों को एक मॉनिटरिंग करके बहुत क्लियर करना होगा कि इन तमाम चीज़ों को कैसे ठीक किया जा सकता है। अब क्योंकि हम मिनिमम बैंक बैलेंस में कटौती की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है इसमें से कटौती, मेरा एक व्यक्तिगत यहाँ पर भारती जी सुझाव है ये कि इस अमाउंट में से कम कटौती नहीं होनी चाहिए। ये हर वर्ग के लिए ठीक होगा। आप उसमें एक कोई भी आपके जो नियम है या गाइडलाइंस है वो आप बता सकते हैं, कर सकते हैं, टाइम दिया जा सकता है उसमें, लेकिन उसमें तुरंत ही यदि कुछ थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ और उसमें आप यदि डिडक्शन करते हैं, मुझे लगता है उससे हर वर्ग परेशान होगा। बिल्कुल, क्योंकि राकेश जी कहीं ना कहीं जो पैसा होता है ग्राहकों का, वो यदि हम बैंकों में रखते हैं तो बैंक उस पैसे को उपयोग करती है, और उपयोग करने के बाद उसमें जो खाते जो अलग अलग होते हैं तो उसमें फिर इंटरेस्ट भी मिलता है, लेकिन इंटरेस्ट कम मिलता है, डिडक्शन ज़्यादा होता है। और जो ग्राहक का पैसा होता है, ग्राहक का पैसा बैंक के पास रखा रहता है,
तो वो भी उसका उपयोग करते हुए ही ग्राहक के पैसे से ही लाभ कमाती है बैंक, और उसी को ग्राहक को देती है। तो जब ग्राहक के पैसे का उपयोग करते हुए बैंक उससे लाभ कमाती है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राकेश जी, जो ग्राहक होते हैं उनकी तरफ भी ये ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है, और जो एक मिनिमम बैलेंस पे जो डिडक्शन होता है, शायद इसको खत्म करने में भी ग्राहक का फायदा रहेगा। बिल्कुल। तो यदि आप लोग भी ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या अभी भी हो रहा है, और ये चीज़ें जो शुरू हो गई हैं, इनसे यदि आपको कोई परेशानी हुई है, तो आप भी अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। देखिए, आपके सुझाव मैं बार बार इसलिए ही कहती हूँ बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आप लोग के साथ क्या हो रहा है या पब्लिक क्या सोचती है इन तमाम चीज़ों को लेके, ये गाइडलाइंस ठीक हैं नहीं है, तो कहाँ परेशानी आती है, किस तरह की चीज़ों को देखना पड़ता है, और कितना इन चीज़ों को सुधार किया जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ये चीज़ें आती हैं और जिम्मेदारों से जब इन तमाम चीज़ों को लेकर बैठकर सवाल किए जाते हैं या बात की जाती है, तो उनकी भी चीज़ें आती हैं सामने। तो तब जब चीज़ों पर पूरा प्रॉपर मंथन होता है, तो ये समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि देखिए, हर संस्थान, कोई भी हो, कोई भी शाखा हो, कहीं पे भी आप जाइए, सब अपना प्रॉफिट देखते हैं। भारती जी, ये हम हमेशा देख रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, सब अपना फायदा देखते हैं। बैंक हैं, बैंक्स अपना फायदा देखेंगे, जितने ज़्यादा उनके कस्टमर होंगे उतना ज़्यादा उनको फायदा होता है, जितना ज़्यादा अमाउंट वो रख रहे होंगे उतना ज़्यादा उनकी तरफ उनको फायदा होता है। लेकिन लॉस किसका है? ग्राहक का है। क्यों है? क्योंकि उसके डिडक्शंस इतने हो जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है। अब वो कितनी मेहनत से ला रहा है, या वो अपने सैलरी से ला रहा है, या उस अपने बिजनेस से जनरेट कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, बैंक में रख रहा है, उस बैंक को बहुत फायदा है, लेकिन जो डिडक्शंस है उसमें ग्राहक का नुकसान है। तो कटौती करिए। देखिए, आप यदि सेवाएं दे रहे हैं तो हम इस चीज के पक्ष में नहीं कि आप कटौती मत करिए, लेकिन कटौती उन चीजों की करिए जो मिनिमम बैलेंस की हो, या एक छोटा सा अमाउंट हो कि आप साल में इतना काटेंगे, तो वो जो ग्राहक है मेंटली प्रिपेयर्ड हो। हर चीजों में यदि आप करना शुरू कर देंगे, मिनिमम बैलेंस में यदि आप करना शुरू कर देंगे, तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी समस्या है, और इसके लिए सोचा जाना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बैंक्स में रोज जाते हैं। आप देखिए, काफी भीड़ होती है, हर तरह के काम बैंक्स में होते हैं। यदि हर चीज के लिए डिडक्शन होने लगेगा, तो आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाले समय में। बिल्कुल राकेश जी, क्योंकि जिस तरह से जो बैंक होती है, बैंक ग्राहकों से पैसा डिडक्ट जो होता है, तो उसके हिसाब से सुविधाएं भी ग्राहकों को नहीं मिल पाती है। कई बार यदि जो ग्राहक होता पैसा जमा करने के लिए जाता है, तो कई लंबी लाइनें लगी रहती हैं, कतार लगी रहती है, कतार में खड़ा होकर पैसा जमा करेगा। कई बार अब बैंकों ने नई व्यवस्था भी की कि मशीन से खुद ही पैसा व्यक्ति जमा कर सकता है, लेकिन उस जमा करने का भी चार्जेस लगते हैं, तो उसके भी चार्ज रख दिए हैं। क्योंकि जो भी बैंकर्स होता है, जो भी बैंक होती हैं, वो कहीं ना कहीं जो भी ग्राहक को सुविधा देती है उससे कई गुना पैसा भी वसूल करती है। तो जब पैसा वसूल करती है, तो उसके लिए फिर सुविधाएं भी ग्राहकों को देनी चाहिए। लेकिन जो भी ब्रांचेस हैं या जो भी बैंक होती हैं, तो पैसा जमा कराने के लिए, डिपॉजिट कराने के लिए जो मशीनें लगाई जा रही हैं वो कम हैं। तो अभी भी राकेश जी, आप देखते हैं कि जो ग्राहक होता है, जो अपना पैसा जमा करने के लिए जाता है, तो बैंक में भी लाइन लगाकर खड़ा रहता है, और इसके बाद भी यदि उसका बैलेंस जो बैंक अकाउंट है उससे यदि कम हो जाता है, तो भी उसको पैसे का डिडक्ट हो जाता है। तो बैंक जो है, बैंक तो अपने लाभ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए कहीं ना कहीं जितने भी डिडक्ट अकाउंट से करती हैं, वो अपने लाभ के लिए कर रही है। यदि हम बात करते हैं SMS अलर्ट जो होता है, व्यक्ति का जो खाता धारक होता है, उसके ट्रांजैक्शन का जो भी मैसेज उसके पास आता है, तो उसका भी एक चार्जेस रखें। यदि ATM की सुविधा यदि व्यक्ति लेता है, तो उसके भी बैंक ने चार्जेस रखे हैं। यदि चेकबुक इशू कराता है, तो चेकबुक के भी उसने एक अमाउंट फिक्स करके रखा। यदि चेक किसी का बाउंस हो जाता है, तो उससे भी ग्राहक से बैंक के पास पैसे आता है। और मिनिमम यदि बैलेंस रह जाता है, तो भी उससे बैंक को फ़ायदा होता है, उससे भी पैसा, मिनिमम बैलेंस का बैंक के पास पैसा आ जाता है। तो बैंक ने ग्राहक से कई तरीके से पैसा लेती है। लेकिन यदि हम बात करते हैं कि इसका कुछ या तो क्राइटेरिया होना चाहिए, या फिर इसमें जो निर्धन लोग होते हैं, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जो अपना बैंक अकाउंट जो होता है उसको प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए
जो आरबीआई ने गाइडलाइन बनाई है, तो शायद इसमें उनको कुछ ना कुछ राहत देना जरूरी है। और क्योंकि जो बैंक होती है राखी जी, बैंक ग्राहक से इतना जो सारा पैसा होता है डिडक्शन के रूप में, और जो मंथली चार्जेस या फिर ईयरली चार्जेस होते हैं, उससे काफ़ी जो फंड होता है, काफ़ी जो पैसा होता है, ओवरऑल वो बैंक के पास ही जाता है। और वो जो लाभ होता है वो बैंक को ही होता है, ग्राहक को नहीं होता है। लेकिन ग्राहक के लिए किस तरह की सुविधाएं बैंक देता है, ये भी मतलब समझने वाली बात है। यदि हम बात करते हैं, तो कॉरपोरेट सेक्टर के लिए वो कई स्कीमें लेकर आता है, कई प्लान होते हैं, कई उसके लिए लाभ कॉरपोरेट के लिए देता है। लेकिन जो हम बात करते हैं जो आम ग्राहक की, जो आम ग्राहक जो होता है, जो नागरिक होते हैं, जो अपने बैंकों में जो अपना खाता बैंकों में रखना चाहते हैं, रखते हैं, बैलेंस यदि कम हो जाता है, तो मिनिमम बैलेंस कम हो जाता है, तो उसका बैंक काट लेती है, डिडक्शन कर देती है। तो ये तो कहीं ना कहीं आम जन के लिए एक समस्या है राखी जी। बिल्कुल। तो देखिए, क्योंकि ये विषय ऐसा था कि हर ऐसा व्यक्ति होगा जिसका बैंक में अकाउंट होगा, और जब वो अकाउंट खुलवाता है तो सब अपनी सुविधा के अनुसार देखिए अकाउंट खुलवाते हैं। सब लोग यही चाहते होंगे कि जीरो बैलेंस से हम स्टार्ट कर दें, तमाम चीज़ें हो जाएं। लेकिन आप किस तरह से बैंक को चुन रहे हैं, किस तरह से उसको मेंटेन रखते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस बैंक भी आपको पहले बता देता है, ये हम इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन अब जो चीज़ें फिक्स की गई हैं कि आपको 500 रखना है, 1000 रखना है, 5000 रखना है, किसी किसी बैंक में 10,000 भी है। तो जब इन चीज़ों को आप मेंटेन करवा पाएंगे या कर पाएंगे, तो चीज़ों को आप उस हिसाब से आप अपना खाता खुलवाएंगे। दूसरी चीज़ ये होती है कि मान लीजिए कि 10,000 का मिनिमम आप मेंटेन करते हैं, और कभी किसी कारणवश आपको आकस्मिक कोई ज़रूरत पड़ गई, या आपके कुछ रुपए आपके उसमें से आपने निकाल लिए, अब यदि उसमें से आपका डिडक्शन हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं ग्राहक को प्रभावित करेगा। इसीलिए ये बात हो रही थी कि कम से कम यदि कोई आकस्मिक रूप से या इमरजेंसी के टाइम पे उन चीज़ों को करता है, तो कुछ उनको वक्त दे दिया जाए कि भाई हम 2 दिन नहीं करेंगे या 3 दिन डिडक्शन नहीं होगा, या हम इसको चेंज कर सकते हैं। कुछ ऐसा मुझे लगता है गाइडलाइन से, देखिए वो मैं नहीं बता सकती, वो आरबीआई की गाइडलाइन से, कि कुछ ऐसा हो सकता है। एक सुझाव है कि उस वक्त पे जो विषय है हमारा आज का, कि मिनिमम बैलेंस जो है उससे कटौती आप ना करें, और यदि कभी ऐसी चीज़ पड़ती भी है तो कम से कम उनको वक्त दिया जाए या बता दिया जाए, तो ये बहुत अच्छा होगा। भारती जी, समय भी हो गया है। मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से हमने चर्चा की कि बहुत सारे ग्राहक ऐसे हैं जो इन तमाम चीज़ों से जूझ रहे होंगे, तो मुझे लगता है एक बार ये एक सोचने का, मंथन का विषय है, और यदि इसमें बदलाव हो जाता है तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। और मिनिमम बैंक बैलेंस कटौती यदि ना की जाए तो ये आम ग्राहकों को थोड़ी राहत पहुंचाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वो इतने चार्जेस को कटवा रहे होते हैं अपने अकाउंट से कि उन पर भार बहुत ज़्यादा होता है। चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल राखी जी, जिस तरह से यदि हम बात करें, तो कोरोना काल में पिछले 2 साल के लगभग जो आम जन है वो आर्थिक रूप से काफ़ी परेशान हो चुके हैं। और जब परेशान हो चुके हैं, तो जो बैंक बैलेंस लोगों के पास रहता था, तो कहीं ना कहीं जो बैंक बैलेंस का उपयोग करते हुए कोरोना काल के समय, जब काम या फिर किसी तरह के उनके जो व्यवसाय थे सारे बंद हो चुके थे, मजदूरी नहीं कर पा रहे थे, तो जो बैंक से अमाउंट उनके सेविंग अकाउंट में या फिर किसी भी तरह के खातों में जो पैसा रखता था, कहीं ना कहीं उन्होंने उसी पैसे का उपयोग किया है। और उपयोग करते हुए उस समय कोरोना काल में से अब थोड़ी राहत मिली है। लेकिन उस समय भी यदि किसी भी ग्राहक का जो मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया से कम रहा, तो उस समय भी कई लोगों के पैसे डिडक्ट रहे। कई लोग जो है बैंकों में जाकर वो पता करते थे कि ये पेमेंट किस तरह से काटा गया, तो कई लोगों को आर्थिक परेशानियां हुई है। और मुझे लगता है कि आरबीआई को जो भी मिनिमम बैंक बैलेंस की जो कटौती की जाती है ग्राहकों के खातों से, उसमें कुछ विचार करना चाहिए, और इस तरह के लोगों को कुछ ना कुछ राहत देना आवश्यक होगा। बिल्कुल। तो देखिए, आज हमने चर्चा की थी कि मिनिमम बैंक बैलेंस में जो कटौती है वो कितनी उचित है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये एक चिंता का विषय भी है, चर्चा का विषय भी था, और इसीलिए हम एक विषय पर बैठे थे। और कहीं ना कहीं एक बात निकल कर आई है कि इन चीज़ों पर एक बार विचार करना चाहिए। गाइडलाइंस में यदि बिल्कुल निर्धारित किया जाए कि जो भी कटौती आपको करनी है वो ऐसी हो जो हर ग्राहक को ध्यान में रखकर की जाए। तो आज जिस तरीके से हम इस विषय पर थे, आज सुनो सरकार में इतना ही। कल किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
खूब ढेर सारे दर्शकों को पूरी टीम को बधाई। खबर भारत न्यूज़ को चैनल को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।